मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी, जिन्हें हमने सम्मानित किया, ऐसे एक दिग्गज पत्रकार आदरणीय कुलदीप नैयर जी, जिनको हमने गार्गी और मैत्री पुरस्कार से सम्मानित किया, ऐसे आदरणीय कुमारी शैलजा जी, आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, मंच पर उपस्थित इस भारतीय छात्र संसद को जिन्होंने यह रूप दिया, वो हमारे मित्र राहुल कराड़ जी, श्री तुषार गांधी जी, महापौर दत्तात्रेय धनकवड़े जी, जब्बार पटेल जी, श्री आलिक पदमसी जी, संजय उपाध्याय, पी.बी. जोशी, श्री चंद्रकांत बोर्डे जी, सायली गणकर, जमीर शाह जी, मंगेश कराड़ जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं आज अत्यधिक हर्ष के साथ आप सभी के बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं इसलिए भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये तीसरी बार मैं भारतीय छात्र संसद के इस अधिवेशन में उपस्थित हो रहा हूँ। इससे पहले भी 2 बार मैं यहाँ आया और जिस प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा यहाँ पर मुझे देखने को मिलती है, जिस प्रकार से युवा शक्ति का विचार प्रवण यहाँ मुझे देखने को मिलता है और जिस प्रकार से अलग अलग रिजोल्यूशंस के माध्यम से युवा शक्ति के हृदय के जो स्पंदन है उसको यहाँ आविष्कारित किया जाता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे देश में एक मिसाल के रूप में भारतीय छात्र संसद ने आज अपनी भूमिका को अधोरेखित किया है और इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये अपॉलिटिकल इस प्रकार का मंच है। सभी प्रकार के विचारों को यहाँ पर सुनने के लिए हमें अवसर मिलता है। सभी प्रकार की आइडियोलॉजीज यहाँ पर व्यक्त होती है। सभी क्षेत्रों में क्या हो रहा है इससे हम अवगत होते हैं और देश और दुनिया की अपेक्षा क्या है ये भी हमें यहाँ पर पता चलता है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि एक युवा नेता के लिए जिन सारी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें हमको भारतीय छात्र संसद में यहाँ पर सुनने को मिलती है, ग्रहण करने को मिलती है, उसके ऊपर विचार चर्वण करने का अवसर हमको मिलता है और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति में और जिस प्रकार के लोकतंत्र में हम लोग विश्वास रखते हैं, उस लोकतंत्र का सबसे बड़ा अगर माध्यम कोई होगा तो वो संवाद है। सारे प्रकार के विचारों को जिसमें जगह है और सारे प्रकार के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए जिसमें अवसर है। आज यहाँ पर जब हम इस भारतीय छात्र संसद की नींव को रख रहे हैं, ऐसे समय यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है और इस पंडाल को उनका नाम दिया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद उनके जो विचार है वो हम सभी के लिए बहुत प्रेरक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिकागो में जिस समय धर्म परिषद में बोलने के लिए वो खड़े हुए और उन्होंने पहला वाक्य कहा, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन अमेरिका, तो एक प्रकार से उसका एक इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हुआ और सारे के सारे लोग उस हॉल में जितने बैठे हुए थे सारे खड़े हो गए। उन्होंने एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया, बहुत तालियां बजी और उसके बाद स्वामी जी ने अपना भाषण किया। मूल रूप से अगर हम इस बात का विचार करें तो ऐसी कौन सी बात उन्होंने कही थी जब उन्होंने बहनों और भाइयों कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मंच के ऊपर बैठे हुए सभी लोग अपने विचारों के दंभ से प्रेरित होकर अपना ही विचार
किस प्रकार से श्रेष्ठ है, इसके बारे में लोगों के सामने प्रतिपादन कर रहे थे। उस समय ये पहला व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने ये पूरा संसार मेरा कुटुंब है और इसलिए यहाँ पर रहने वाले सारे लोग मेरे भाई बहन हैं, और इसलिए उन्होंने शुरुआत की माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन अमेरिका, और एक प्रकार का इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट इसके माध्यम से उन्होंने खड़ा किया। एक अंग्रेज महिला को पूछा कि आपने इतनी तालियां क्यों बजाई, तो उस महिला ने यह कहा कि मानो एक बिजली का तार हमारे शरीर से चला गया हो, इस प्रकार का उसमें इफेक्ट था, इस प्रकार का अपनत्व, इस प्रकार का ममतत्व हमको इससे पहले कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। और उसके बाद स्वामी जी ने जो बात कही, मुझे ऐसा लगता है एक भारतीय के रूप में हम सब ने उस बात को समझना चाहिए और अपने जीवन में उसी बात का प्रतिपादन हमने करना चाहिए। स्वामी जी ने यह कहा कि मैं उस देश से आता हूं जिस देश ने सभी को स्वीकारा है, मैं उस देश से आता हूं कि जिस देश में जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को बहिष्कृत किया गया, परिष्कृत किया गया, तो उनको पनाह देने वाला मेरा देश है। जब पारसियों को उनके देश से भगाया गया तो मेरे देश ने उनको जगह दी। जब यहूदियों को दुनिया ने अपने देशों से भगाया तो मेरे देश ने उनको जगह दी। और इसलिए दुनिया के सभी देशों को लोगों को जिसने जगह दी, इस प्रकार के देश से मैं आता हूं। और उन्होंने कहा मैं इस संस्कृति का निर्वाह करता हूं। ये संस्कृति ये मानती है कि सब प्रकार के विचारों को जगह मिलनी चाहिए। और उन्होंने कहा जब हम सभी का एक ही ध्येय है, हम सब लोग जब मानते हैं कि अंतिम सत्य एक है, अंतिम ऊर्जा एक है, अंतिम मंजिल एक है, उस मंजिल की ओर हमें अग्रसर होना है। और जब हम मानते हैं कि हमारे विचार, हमारी आइडियोलॉजीज एक ऐसा उपकरण है कि उस अंतिम सत्य की ओर हम विचरण करने वाले हैं, तो फिर ऐसे समय जिस प्रकार से अलग अलग नदियां के प्रवाह बहते हैं और वो सारे प्रवाह एक सागर को जाकर मिलते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग विचारों से प्रेरित होकर अगर एक सत्य की ओर हम जा रहे हैं तो फिर झगड़ा क्यों होना चाहिए, संघर्ष क्यों होना चाहिए। जिस प्रकार से दो नदियां मिलती है और एक सागर में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार से एक सत्य में हम सब लोग हमारे विचारों को समाहित क्यों नहीं कर सकते। और इसलिए उन्होंने कहा मैं उस देश से आया हूं जिस देश की संस्कृति ये बताती है कि कितने भी प्रकार के विचार हो, उन सभी विचारों को जगह होनी चाहिए और उन सभी विचारों को एक सागर में, एक सत्य की ओर, एक मंजिल की ओर और एक ऊर्जा में समाहित होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं भारतीय छात्र संसद में इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर हम यहां आते हैं और समाज के अंदर जितने प्रकार के स्पंदन हैं, जितने प्रकार के विचार हैं, जितने प्रकार की आइडियोलॉजीज हैं, ये सारी की सारी आइडियोलॉजीज को हम स्वीकारते हैं। लेकिन एक बात हम न भूले कि ये सारी आइडियोलॉजीज होगी, ये सारे विचार होंगे, ये मार्ग है, ये मंजिल नहीं है। हम अगर हमारी मार्ग को हम अगर मंजिल समझने लगे तो शायद कहीं ना कहीं हम अपनी राह से भटकेंगे। हमारी मंजिल तो उस विकसित भारत की ओर जाना है जिस विकसित भारत में हर व्यक्ति के लिए स्थान है। एक ऐसा भारत, हमने भारत की कल्पना ये विश्व गुरु की है, हमने विश्व विजेता की कल्पना नहीं की। हमने हमेशा ये माना है कि हम आक्रांता नहीं है, हम आक्रमण नहीं करते, हम दुनिया को राह दिखाना चाहते हैं, हम दुनिया को विचार देना चाहते हैं, हम दुनिया को विश्वास देना चाहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि उपकरण चाहे कोई भी हो, किसी भी आइडियोलॉजी को हम बिलोंग करें, किसी भी प्रकार की विचारधारा को अपनाकर हम आगे जाने की कोशिश करें, मन में एक भाव होना चाहिए, अंतिम सत्य ये भारत का विकास है, अंतिम सत्य ये मानवता का विकास है, अंतिम सत्य ये हम सभी के बीच बसने वाली जो अंतिम आवाज है, उस आवाज को प्रस्तापित करना ये हमारी जिम्मेवारी है। इस बात को अगर समझकर हम सभी लोग कार्य करेंगे तो मुझे विश्वास है कि भारतीय छात्र संसद के माध्यम से ये जितने युवा नेता आज यहाँ बैठे हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि जब हम ईश्वर की पूजा करने जाते हैं, जब काली माता की पूजा करने जाते हैं, तो हम उसको कोई बासी पुष्प नहीं अर्पण करते, हम काली माता को या अपने ईश्वर को ताजा पुष्प अर्पण करते हैं। और इसलिए वो कहते थे हमारी युवा शक्ति उन ताजा पुष्पों के जैसी है, और इसलिए अगर मातृभूमि के चरणों में किसी को अर्पण करना है तो अपनी जवानी को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि मातृभूमि को हमेशा ताजे पुष्प दिए जाने चाहिए। और जब ये बात वो कहते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में
जब हम स्वतंत्र हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारे के सारे लोग सीमा पर जाकर वहां पर लड़ाई करें। वो तो हमारे फौजी हमारे लड़ते हैं, बलिदान देते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज के जिन जिन क्षेत्रों में हम कार्य कर रहे हैं उन क्षेत्रों में देशभक्ति के साथ अगर हम कार्य करें तो इस देश को बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। डॉक्टर माशेलकर जी ने बहुत अच्छी बात कही। आज हमारा देश एक डेमोग्राफिक एडवांटेज से जा रहा है। हमारे देश के लोक संख्या की रचना इस प्रकार से है कि दुनिया के सबसे ज्यादा युवा इस देश में बसते हैं, और जब सबसे ज्यादा युवा इस देश में बसते हैं तो हम सब ने यह समझ लेना चाहिए कि इससे बड़ा अवसर दूसरा कोई नहीं हो सकता। आज हमारे देश की औसत आयु ये 25 वर्ष है और हम सभी जानते हैं 2019 में 2020 में हमारे देश की औसत आयु ये 29 वर्ष होगी। 2020 में जब हमारे देश की औसत आयु ये 29 साल होगी, उस समय जापान की औसत आयु 48 साल होगी, वेस्टर्न यूरोप की 41 साल होगी, ईस्टर्न यूरोप की 44 साल होगी, अमेरिका की 37 साल होगी, चाइना की 39 साल होगी। तो 2020 में जब पूरा जग, सारी दुनिया वार्धक्य के ऊपर की तरफ बढ़ती होगी और सारी दुनिया को उसके देश का संचालन करने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए युवा शक्ति की, मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय सबको एक ही देश की ओर देखना पड़ेगा और उस देश का नाम भारत है, क्योंकि उस समय ये युवा शक्ति, ये मानव संसाधन हमारे पास होगा। तो अवसर असीमित है। जैसा हम कहते हैं कि 21वीं शताब्दी ये भारत की शताब्दी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि जहां एक और अवसर है वहीं दूसरी ओर चुनौतियां भी है। क्या इस जनसंख्या को हम मानव संसाधन में परिवर्तित करेंगे? अगर जनसंख्या केवल जनसंख्या रही, उसको मानव संसाधन में हम परिवर्तित नहीं कर पाए, तो यकीन मानिए कि जिसको हम डेमोग्राफिक एडवांटेज कहते हैं वो डेमोग्राफिक डिजास्टर भी हो सकता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज देश के सामने जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है, जिस प्रकार के एक संक्रमण की अवस्था से देश गुजर रहा है, मैं अपेक्षा करता हूं कि ये सारी चर्चाओं को हम दूर रखें। जिस प्रकार से आज देश के अंदर अलग अलग नॉन इश्यूज के ऊपर हम लगातार झगड़ते हैं, नॉन इश्यूज के ऊपर ज्यादा चर्चा करते हैं, जिन इश्यूज का सामान्य व्यक्ति के जीवन पर कोई परिणाम नहीं होगा उसके ऊपर हम दिन दिन भर डिबेट करते हैं। हमारे माध्यम भी उसी के ऊपर दिन रात चर्चाएं करते हैं। कहीं ना कहीं इन सारी चर्चाओं को हमें इश्यूज के ऊपर लाना पड़ेगा। हमारी चुनौती क्या है, हमारे अवसर क्या है, इनके ऊपर जब तक ये चर्चाएं केंद्रित नहीं होगी तब तक मैं ऐसा मानता हूं कि ये अवसर हमेशा चुनौती रहेगा। और इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एक और हमारा ये डेमोग्राफिक एडवांटेज है, इस लोक संख्या में, जनसंख्या में युवाओं का ये जो सारा पार्टिसिपेशन है ये असीमित काल के लिए हमारे पास नहीं है। दोस्तों ध्यान में रखिए, 2035 के बाद हमारा डेमोग्राफिक कर्व भी फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा और 2035 के बाद विश्व में युवा शक्ति होगी अफ्रीकन देशों के पास। तो इस प्रकार के हमारे चक्र में आज जिस प्रकार के एडवांटेज से हम जा रहे हैं, इस देश के हाथ में 20 साल है। आपकी पीढ़ी इन 20 सालों में इस देश का नेतृत्व करने वाली है और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि इन 20 सालों में अगर सही कदम हम ले, इन 20 सालों में अगर सही राह हम पकड़े, इन 20 सालों में सही मंजिल की ओर हम जाएं और कितने भी हमारे विचारों में असमानता हो, कितने भी हमारी आइडियोलॉजीज अलग अलग हो, लेकिन चूंकि अंतिम सत्य एक विकास का सत्य हमारे सामने है, तो इसलिए कुछ चीजों के ऊपर, कुछ कॉमन प्रोग्राम्स के ऊपर देश के अंदर सहमति बने, एक मत बने। केवल छोटी छोटी राजनीतिक फायदों के लिए अगर हम लोग एक दूसरे की खिलाफत करते रहेंगे तो ये 20 साल कब निकल जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और अगर हम लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर झगड़ते रहेंगे तो इन झगड़ों में ही ये 20 साल हमारे निकल जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है आपकी पीढ़ी इस बात को इंश्योर करे, इस बात को प्रतिपादित करे कि हमारे यहाँ पर एक सकारात्मक चर्चा चालू हो।
और जिस समय युवा पीढ़ी मन में लाएगी कि देश के अंदर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, फिर चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसको सकारात्मक चर्चा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि युवा शक्ति की ताकत यह है कि वो बना भी सकती है, वो बिगाड़ भी सकती है। और उसके बनाने के और बिगाड़ने के इस ताकत का अगर सकारात्मक उपयोग हम लोग कर पाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से हम लोग जिस परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं वो परिवर्तन कर पाएंगे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि आज जब विकास की बात हम करते हैं तो उस विकास के साथ साथ हमने पर्यावरण का विचार करने की भी आवश्यकता है। अगर हम लोग आज हमारे पर्यावरण को, हमारे नेचर को हम अगर समझ नहीं पाए, हमारे एनवायरनमेंट को हम समझ नहीं पाए और केवल हमने अंधानुकरण किया, तो मैं ऐसा कहता हूं विकास तो होगा लेकिन शाश्वत विकास नहीं होगा। आज लगातार हमको अकाल का सामना करना पड़ता है। इस महाराष्ट्र में पिछले 4 वर्षों से हम अकाल का सामना करते हैं। क्यों ये अकाल महाराष्ट्र में लगातार आता है? भारत में क्यों ये अकाल लगातार आता है? मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि इसके लिए केवल आसमान को दोष मत दीजिए। अरे आसमान का दोष तो होगा, लेकिन ये दोष अगर किसी का है तो वो हमारा है, मनुष्य का दोष है, जिसने इस प्रकृति के साथ ऐसी खिलवाड़ की। आज उसका परिणाम प्रकृति दुष्परिणाम के रूप में हमको दे रही है। और इसलिए आवश्यकता है जो इंटरवेंशंस हम करें उन इंटरवेंशंस को प्रकृति के साथ हम जोड़े, छोटे इंटरवेंशन करें। छोटे इंटरवेंशंस के माध्यम से हम लोग एक शाश्वत विकास की ओर जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 1 वर्ष में इस महाराष्ट्र में हमने जल संवर्धन के माध्यम से इस महाराष्ट्र के 6000 गांवों को अकाल मुक्त करने का संकल्प किया। और जिस समय लोक सहभाग होता है, जिस समय जनता सहभागी होती है और लोकतंत्र ये लोगों के सहभाग से तैयार होता है, तो किस प्रकार का चमत्कार होता है। 6000 गांवों में जिस समय सामान्य आदमी इस जल संवर्धन के कार्य में उतरा, 1 वर्ष में 1 लाख से ज्यादा छोटे मोटे कार्य इन 6000 गांवों में हमने संपन्न किए, जिसके माध्यम से 24 टीएमसी पानी रुका, 6 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी। इतना पानी 1 साल के भीतर हम रोक पाए। और इसके लिए पैसा खर्चा हुआ केवल 1400 करोड़ रुपया, जिसमें से 300 करोड़ रुपया ये जनता के माध्यम से आया। ये जनता की ताकत है। और इससे पहले जिस समय हम सिंचाई की परियोजना करते थे, हजारों करोड़ रुपया खर्चा करते थे। 24 टीएमसी पानी को रोकने के लिए हमको 8 साल लगते थे, उसमें 14,000 करोड़ रुपया हम खर्चा करते थे। लेकिन उसी को दूसरे नजरिए से देखा और जनता की सहभागिता ली तो उसको 1 साल के भीतर और केवल 1400 करोड़ रुपए में हम कर पाए। मैं ऐसा मानता हूं हर इंटरवेंशन, ये छोटा हो या बड़ा हो, इस इंटरवेंशन को हम पर्यावरण की कसौटी पर अगर तौलकर हमारे विकास के पथ पर जाएंगे तो हम केवल विकसित राष्ट्र नहीं होंगे, तो शाश्वत विकास के साथ संपूर्ण मानवता को हम निश्चित रूप से जिस प्रकार से विचार देना चाहते हैं उन विचारों का प्रतिपादन हम कर पाएंगे। मुझे विश्वास है इस भारतीय छात्र संसद में जिस प्रकार के रिजोल्यूशंस आप करेंगे, राहुल पूछ रहे थे या उनको पत्रकारों ने पूछा कि क्या इन रिजोल्यूशंस के ऊपर आगे कार्य होता है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि यहां पर देश के तरुणाई बैठी हुई है, देश के तरुणाई के रिप्रेजेंटेटिव्स ये हैं, देश की तरुणाई के मन में क्या चल रहा है ये इनको पता है। और इसलिए इनके माध्यम से जो भी रिजोल्यूशन आता है वो देश की तरुणाई की सोच है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं महाराष्ट्र के अंदर जो रिजोल्यूशन आप पास करेंगे उसके ऊपर महाराष्ट्र की सरकार निश्चित रूप से कार्य करेगी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग इस देश का संचालन करने वाले हैं, अगर उनके मन में जो बातें हैं उन बातों का प्रतिबिंब हमारी पॉलिटी में, हमारी राजनीति में, हमारे लोकतंत्र में अगर हम तैयार नहीं कर पाए तो ये लोकतंत्र अधूरा रहेगा। मैं मित्रों आपको इतना ही कहना चाहता हूं, देश को नेताओं की आवश्यकता है, केवल राजनेताओं की नहीं, अपने अपने क्षेत्र में नेताओं की आवश्यकता है। हर क्षेत्र को नेतृत्व की आवश्यकता है और आप लोग उस नेतृत्व को दे सकते हैं। जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं जरूर आइए, लेकिन इतना ही याद रखिए राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक उपकरण है। राजनीति ये अपना साधन नहीं है, अपने उत्पन्न का साधन नहीं है। अगर अपने उत्पन्न का साधन बनाकर राजनीति में आएंगे तो कभी भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आपके बारे में कोई पूछेगा भी नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं,
लोग कहेंगे ये चला गया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अगर राजनीति को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करोगे तो आप तो चले जाओगे, पर सदियों बाद भी जो लोग आपको याद रखेंगे कि इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन करके दिखाया, इस सोच के साथ आप लोग आएंगे, ये विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। और इस भारतीय छात्र संसद के छठे अधिवेशन में मुझे यहाँ पर उद्घाटक के रूप में आपने निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, जिनको पुरस्कार मिला ऐसे सारे महनीय व्यक्तियों का अभिनंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। Thank you. We'll quickly take, sir, a couple of questions, but a huge, huge round of applause, please. And a standing ovation, definitely. A standing ovation and huge, huge round of applause. A huge round of applause, please, people. Honorable Chief Minister of the State of Maharashtra. Thank you very much. Sir, we'll quickly take a question from Mr. Maniyar Shubham Anil from Podium 3 from Akole. Yes, please go ahead with your question. Quickly, we don't have time, please. सर आपने पिछली भारतीय सर आपने 5th BCS में कॉलेज चुनाव वापस से शुरू करने का वादा किया था, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर आप दिशा में क्या काम चल रहा है? वी हैव लॉट्स ऑफ होप फ्रॉम यू। बिल्कुल आपने सही बात कही, और कॉलेज चुनाव शुरू करने का निर्णय हमने ले लिया है। हमारे शिक्षा मंत्री ने उसकी घोषणा भी की है। अभी केवल उसको किस पद्धति से लिया जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसी लाई जाए, और साथ ही में उसमें कई बार जिस प्रकार के गैर प्रकार होते हैं वो न हो, इसके लिए कुछ रूल्स बनाने का काम चल रहा है। और इसलिए निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहिए, महाराष्ट्र में कॉलेज के चुनाव शुरू होंगे। Thank you, sir. Thank you very much. Quickly, question from Shubham Muskawar from Pune City, podium number 1. Yes, Mr. Shubham, please quickly go ahead. Namaste, sir. In Maharashtra, there are two districts, Chandrapur and Yavatmal. In these districts, there are many farmers who suicide due to drought, and we also see in Marathwada there is a drought, but our government till only Please ask your question quickly. Okay. We really don't have time. Only providing funds, but how should we stop farmer suicide? This is my question. Thank you. It's a very good question. Basically, I feel that the drought which we are experiencing is a man-made drought, and the farmer distress is man-made as well. What a farmer needs, he needs assured irrigation. And when you look at parts of Vidarbha which have experienced a lot of farmer suicides, have ample water available, but no irrigation facility available. The water is not coming to the farms. If you give water, if you give electricity, I think our farmers need nothing. They are able to fight this situation on their own. So our government has taken an initiative of making Maharashtra drought-free, and under this initiative, we are providing assured irrigation to every farmer. We have asked the farmers, Magel Tela Shettala, farm pond for everybody. Every single farmer who is ready to have a farm pond, we are ready to support him. At the same time, we are digging wells, and with the watershed management approach from ridge to valley, we are creating water structures which are sustainable structures, which are environment-friendly structures, and I feel with this initiative, we will be able to provide them water. The second thing they need, from last 5 years, the farmers have been demanding electric connection, because even if you give them water, what about the electric connection? They need to have their pumps to be energized.
And for 5 years, there was a pendency. Now, in just 1 year's time, we have brought down that pendency to the current status. And by March 2016, there will be no pendency in agriculture pump for the farmers. The farmer who will ask for agriculture pump will get it. At the same time, we need to improve the market linkages. There are many initiatives which we have taken, because I feel that just by giving certain doles, you will not be able to have sustainability in the agriculture sector. You have to give holistic look to the sector, and my government, our government, is trying to give a holistic look whereby we not only increase the productivity, but also give market linkages to our farmers. Thank you, sir. Thank you very much. And a last question for you from Maitreyi Bodke from Aurangabad, podium number 1. Quickly, please. I think she is. I'll ask her question. I think she's not able. She's there. Thank you so much for giving me this opportunity. How will it help in countering terrorism? I think you have asked only half of your question. Okay. I'll just complete it for you. Was Honorable PM's... Okay, yes. Actually, they've changed my question a bit. Was Honorable PM's Modi's surprise visit to Pakistan a diplomatic correct action? It was 100% a diplomatic correct action. Why, you know? Because every time when we start a dialogue with Pakistan, the terrorists and the terrorist organizations escalate the situation, because they don't want their civil government to engage with our civil government into a meaningful dialogue. They know till the two governments are apart, they have their own ideologies can be pushed. And that is why every time when we decide that there will be a dialogue of a diplomatic level, of a ministerial level, of a prime minister level, immediately they start escalating the situation on line of actual control. They start firing, so that both the governments have to take a decision under pressure that no, we will not meet. And unless these two civilian governments meet and come to a conclusion, there will never be a solution to this problem. So Mr. Modi's diplomatic move was absolutely correct, because nobody from the terrorist organizations knew that this dialogue would happen. Mr. Modi went there, he started the dialogue, he came back, and actually the terrorist organizations could not do anything, and the civilian dialogue started. Unless we start the civilian dialogue, yes, I know, nobody of us likes to talk to Pakistan. We have our own reservations, because we feel that it's one state which is actually creating a lot of troubles in our country. But at certain time, we need to understand that it is not just the military solution, it is one of the solutions. But at the same time, we need to engage the civilian governments, because we have seen in the case of Afghanistan, in the case of Iraq, in the case of Iran, that only military solutions have failed. The civilian governments, when they speak, they have a diplomatic solution on it. So I feel what Mr. Modi did was brilliant. Thank you so बहुत बहुत much, sir. धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।